हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्ड क्या होती है, क्यों कोई केमिकल बॉन्ड बनती है, क्या कारण है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एंड जो बॉन्ड हमारे पास बनती है वो कितने टाइप्स की होती हैं, आयोनिक होती है, कोवलेंट होती है, कोऑर्डिनेट क्या होती है, क्या इन सब में अंतर होता है, एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है और जो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिन्हें हम बोलते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड क्या होती है? तो केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो अलग अलग एटम्स को आपस में क्या करती है, हेल्ड करके रखती है। अलग अलग या सिमिलर एटम्स को, या हम बोल सकते हैं दो एटम्स को या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। उसी को हम बोलते हैं, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है, होल्ड करके रखता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्ड बनने के क्या क्या कॉज हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो कॉज हम पे आएंगे। पहला है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है, मतलब जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। कहने का मतलब वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसे क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए उसे बनानी पड़ती है बॉन्ड। क्या बनानी पड़ेगी? बॉन्ड। तो पहला कारण तो यही है कि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उसको क्या करने पड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड बनानी पड़ती है, केमिकली कंबाइन होना पड़ता है दूसरे एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। सेकेंड कॉज हम बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो एक मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट पे आ जाए, एक मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आ जाए। अब देखिए, जब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आएगा तो उस केस में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी लेवल उसका हाई रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन जैसे ही उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले और साथ ही साथ एक मिनिमम एनर्जी की स्टेट में आ जाए। तो ये सब करने के लिए उसे केमिकली कंबाइन करना पड़ता है, केमिकल बॉन्ड बनानी पड़ती है। तो यही है कॉज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का। तो जब हम केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं आयंस। क्या मिलेंगे? आयंस। अब आयंस क्या होते हैं? जैसे, अच्छा मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम? सोडियम की। तो सोडियम की जब हम बात कर रहे हैं, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बोलते हैं? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281। तो ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो सोडियम को क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, जिसे हम बोलते हैं 2,8 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है? नियोन के बराबर। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? नियोन की। और नियोन क्या है? एक नोबल गैस है। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली, आयन में कन्वर्ट हो गया, Na+ आयन में। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने वो इलेक्ट्रॉन गेन भी किया होगा, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन रही होगी। तो यही होता है केमिकल बॉन्ड बनने का कॉज, कि सोडियम जो चाहता था वो चाहता था कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर ले। तो उसने अपने नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट कौन था? नियोन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे हमें मिलते हैं आयंस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो भी एक आयन होगा। तो आयन की बात करते हैं। आयन क्या होता है? तो अगर किसी भी एटम पे कोई चार्ज है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। किसी भी एटम पे अगर कोई चार्ज है, किसी तरह का चार्ज है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उसको हम बोलते हैं आयन। मतलब एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। अगर किसी एटम पे चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं आयन। अब आयन बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो, ठीक है। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Na+ में। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और इसका नाम होता है कैटायन। क्या नाम होता है? कैटायन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो ये O2- में कन्वर्ट हो गया, तो ये होता है नेगेटिव आयन, और जिसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। तो क्लियर हुआ कैटायन और एनायन में क्या अंतर होता है?
तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होती है, क्यों केमिकल बॉन्ड बनती है, और क्या आयंस होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, पर जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। क्या कारण है केमिकल बॉन्ड बनने का, तो कारण दो ही है। पहला कारण यह है कि जो हर एक एलिमेंट है, एटम है, वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और दूसरा कारण यह है कि वो अपनी मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट में आना चाहता है ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। जैसे ओल्ड पीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास बुढ़ापे में क्या होता है, ओल्ड एज में एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, तो वो स्टेबल हो जाते हैं, वो इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते। लेकिन जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, टॉप पे होता है बिल्कुल, तो वो स्टेबल नहीं रह सकते हैं ना, वो दौड़ भाग करते रहते हैं, कभी स्कूल जा रहे, कभी कोचिंग जा रहे, कभी खेलने जा रहे, तो वो स्टेबल नहीं है एक जगह पे। क्लियर हुआ। तो आयंस की हमने बात करी, कैटायन और अनायन दो तरह के आयन होते हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि काफी पूछा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम की ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे, 1 हुए। जैसे ऑक्सीजन को हम लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसे हम लिखते हैं 2,6। तो ये के शेल, ये एल शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। क्लियर हुआ। और अगर बात करें वैलेंसी की, तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने पड़ते हैं स्टेबल होने के लिए, वही होती है हमारी वैलेंसी। तो सोडियम को या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने ताकि यहाँ पे 8 बन जाए, या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज्यादा एनर्जी यूज होगी और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कम, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। लेकिन ऑक्सीजन को या तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो ऑक्सीजन बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, क्योंकि उसमें कम एनर्जी लगेगी। तो वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स की होती हैं, तो मेन बात करते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ना है हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो फिलहाल हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की। तो पहली यहां पे जो हमारे पास आती है वो आती है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो कब बनती है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम से क्लियर है कि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही है, चार्ज की। तो अगर हमारे पास 2 एटम है, क्या है, 2 एटम है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इट इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द 2 एटम्स बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ 1 एटम टू द अदर। क्लियर हुआ। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें NaCl की, किसकी बात करें, NaCl की, तो यहाँ पे सोडियम के पास क्या होते हैं, 281, और क्लोरीन को हम बोलते हैं 287। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो ये कन्वर्ट हुआ Na+ में और ये कन्वर्ट हुआ Cl- में। तो देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना बिटवीन 2 एटम्स, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। या फिर हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर हुआ। या हम बोल सकते हैं अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और नॉन मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ रहे हो, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगी उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे नॉन मेटल लिखना है, उसे हम बोलते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। एक ऐसी बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी केमिकल बॉन्ड जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या हम बोल सकते हैं अब केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत जगह पूछी जाती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक ऐसी केमिकल बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने। देखो अगर हमने किसी को मैं एक एटम हूं और एक मेरे सामने दूसरा एटम है, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो वो भी एक तरह से शेयरिंग ही है। मैंने ट्रांसफर किया तो वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं शेयर किया मैंने, तो शेयरिंग तो है ना। लेकिन अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया है, उसको दिया है, तो मैं उससे भी एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, शेयर करूंगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो म्यूचुअल शेयरिंग। मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किए, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर किए, तो वो भी क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किए और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर किया, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। म्यूचुअल का मतलब बराबर शेयरिंग, ठीक है। तो एक ऐसी केमिकल बॉन्ड जो बिल्कुल म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल ये हाइड्रोजन है हमारे पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को 2 चाहिए, डुएट बनानी है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा। ये बोलेगा मैं भी तुझसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड आ गई सिग्मा, ठीक है। जो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है वो हमेशा सिग्मा होती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनती है जिसे हमेशा हम बोलते हैं सिग्मा। जैसे ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 6 होंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मेरे को 8 चाहिए, तो 2 मैं तुझसे शेयर कर लेता हूं इस वाले ऑक्सीजन से, और ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मैं भी तुझसे 2 शेयर करूंगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनती हैं, जो एक पाई होती है और एक सिग्मा होती है। तो इसे बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 2,5, तो 1 2 ये 3 4 5, ऐसी नाइट्रोजन हो गया 1 2 और ये 3 4 5 है। ये बोलेगा 3 तुझसे शेयर कर लेता हूं मैं। ये वाला नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास भी 5 है, मैं भी तुझसे 3 शेयर कर लेता हूं, म्यूचुअल शेयरिंग। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनती हैं, जिनमें हमेशा 2 पाई होती हैं और एक सिग्मा होती है। क्लियर हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना है, अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मिस नहीं करना है, ठीक है। इन बिटवीन 2 एटम्स, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनती है जो हमेशा सिग्मा होती है। क्या होती है, सिग्मा। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, जिसमें हमेशा एक सिग्मा और एक पाई होती है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बनती है जिसमें 2 पाई और एक सिग्मा होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो आयोनिक बॉन्ड आई थिंक यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है, कोवैलेंट बॉन्ड हमने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलें या फिर हम बोल सकते हैं डेटिव बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। तो यहां पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह की कोवैलेंट बॉन्ड होती है जिसमें जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ एक ही एटम के पास जाते हैं। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मैंने डोनेट नहीं किए, मैंने सिर्फ शेयर किए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब बोलोगे, बच्चे बोलते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में भी तो ऐसे ही हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन ने अपने दूसरे, एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए, तो वो तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गए। वहां पे क्या हुआ, वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर वर्ड यूज होता है। क्या ये वर्ड यूज होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। मतलब एक ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को परमानेंटली दे दिए, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया। कोऑर्डिनेट में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। वो सिर्फ शेयर करने के लिए देता है उसको कि तू ही शेयर कर ले, मैं शेयर नहीं कर रहा अपने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मेरे इलेक्ट्रॉन तू शेयर कर, ठीक है। तो एक तरह की कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ एक ही बॉन्डेड एटम के पास रहते हैं। अब कैसे रहते हैं आगे बात करते हैं।
उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है वो डोनर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डोनर। और जो उसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो कहलाता है एक्सेप्टर। क्या कहलाता है? एक्सेप्टर। तो इसीलिए इस बॉन्ड को डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम डेटिव बॉन्ड भी पड़ा है। क्या पड़ा है? डेटिव बॉन्ड। तो ध्यान रखना है, atom which provide a lone pair of electron is called donor and which accept a lone pair of electron is called acceptor। तो इसीलिए इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ा? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी पड़ा और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब ये कैसे बनती है ये बॉन्ड, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे H2SO4 का, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जैसे H2SO4 का अगर हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है, सबसे पहले स्केलेटन तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट क्या है? सल्फर। तो हमने यहाँ पे सेंटर में लिख दिया सल्फर। ठीक है, फिर क्या है? ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन लिख दिए। अब कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हाइड्रोजन के 1 होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ सिंगल सिंगल इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही शेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1। सल्फर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है? हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए डॉट से। अब हम क्या करेंगे? बॉन्ड बनानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर। तो हाइड्रोजन स्टेबल। अब ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास 6 है, तो एक तो मैं तुझसे शेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि तूने मुझसे शेयर किया, और एक मैं अपने बगल वाले पड़ोसी से शेयर कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुई? हाइड्रोजन ने इससे एक शेयर किया, ऑक्सीजन ने भी इससे एक शेयर किया। तो म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बनेगी? कोवेलेंट, जो हमेशा सिग्मा होगी। अब सल्फर बोलेगा मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक तो मैं तुझसे ही शेयर करूंगा, म्यूचुअल शेयर, क्योंकि तूने भी किया, और एक मैं अपने बगल वाले पड़ोसी से कर लूंगा। क्या दिक्कत है? तो इनके बीच में भी म्यूचुअल शेयरिंग हुई। ऑक्सीजन ने सल्फर का एक किया, सल्फर ने ऑक्सीजन से एक ले लिया, सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं एक तुझसे शेयर करूंगा, तूने भी मुझसे किया है, और एक मैं अपने बगल वाले पड़ोसी से कर लेता हूँ। तो म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बनी? सिग्मा। ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास एक है, तो मैं एक तुझसे शेयर कर लूंगा, इसने इससे शेयर किया। तो म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बनी? सिग्मा। क्लियर हुआ? अब ये सल्फर बोलेगा मैं तो स्टेबल हो गया, अब मैं तुम दोनों के साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जो मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किए। मैं तुम्हें परमानेंटली तो नहीं दे सकता उसको, क्योंकि फिर मेरे पास कम हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे तो तुझसे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करने हैं, सिर्फ तू मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो देखो इसने क्या किया? शेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे भी सल्फर। तो सल्फर ने क्या किया? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए शेयर करने के लिए, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होती है वो इस एरो से रिप्रेजेंट होती है, और एरो की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर होती है। ठीक है, तो देखो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई कि हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे यहाँ पे, तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनी, और कंप्लीट ट्रांसफर भी नहीं किए सल्फर ने, क्योंकि उस पर कम हो जाएंगे। फिर 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो 2 इसको दे देगा तो अपने पे कम हो जाएंगे, उस पर 4 ही बचेंगे। तो वो कहेगा मैं ना तो म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता हूं तुम्हारे साथ, ना ही तो मैं कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता हूं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, मेरे को तुमसे नहीं चाहिए, तुम शेयर कर लो मुझसे। तो वही हमने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, कि इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक तरह की कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है, शेयरिंग होती है, लेकिन शेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट होते हैं बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, वो एक ही रखता है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। देखिए जैसे हमने बात करी, हमने क्या बोला? हमने बोला सोडियम। हमने क्या बोला था यहाँ पे? सोडियम। सोडियम क्या करता है? 281 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन कर लेता है। ये 2,8,7 होता है, 17 नंबर, ये 28, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मिलके बनाते हैं NaCl। क्या बनाते हैं? NaCl। तो ये जो NaCl है ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो एक ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म्ड होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, उसी को हम बोलते हैं आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है?
तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो वैलेंसी है वही हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसे हम बोलते हैं। तो किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने पड़ते हैं वही होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया NaCl का कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो जो इससे कंपाउंड बनता है NaCl वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम लिखते हैं 2,8,1, क्या लिखते हैं 2,8,1, 3 शेल है। तो पहली शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाली में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को लिखते हैं 2,8,7, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 है और नेक्स्ट शेल में, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, तो अब ये बचा 2,8, 2 शेल बची और यहाँ पे 2,8,8 होगी। तो ये 2,8 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दी इस तरह से, और यहाँ पे 2,8,8, तो ये बना हमारा Na+ और Cl-। तो इनसे मिलके बनता है NaCl। क्लियर हुआ। और NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आई होप आपको आता है बनाना, सिंपल है, 9th क्लास में स्टडी किया है। तो अब बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या खासियत होती हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर हम इनको आयोनिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टल एक तरह के सॉलिड फॉर्म में होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। जैसे NaCl होता है क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, MgCl2 क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में एग्जिस्ट करती है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर पर्टिकुलर NaCl की बात करें, कॉमन सॉल्ट की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 1413 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1413 डिग्री सेल्सियस, लगभग नियर 1400 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये हमें पता है। जैसे NaCl की अगर बात करें आयोनिक कंपाउंड, तो NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है, नमक पानी में सॉल्युबल होता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया हमारा, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ईथर हो गया, इन सब में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखना है, सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये किसी मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, मतलब जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्योंकि जब NaCl को वाटर में डालेंगे तो वो टूटेगा Na+ और Cl- में, तो वहां पे वो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड की। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, या अगर चैप्टर के शुरू की हम बात करें केमिकल बॉन्ड क्या होती है, किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनती है, एंड क्या कॉज होता है कि केमिकल बॉन्ड बनती है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, आयंस क्या होते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।